गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, आज है अक्टूबर 21, 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और फिर से आपके लिए आज कुछ टॉपिक्स लेके आया हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ बोलना चाहूंगा। कल हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट हैं, रेगुलरली हमारी एनालिसिस देखते हैं, आंसर्स का क्वेश्चन जो मैं पूछता हूं उसका आंसर्स भी करते हैं। उनका नाम है नामदेव धले। नामदेव धले, और कल जो है इनका हैप्पी बर्थडे था, तो सभी लोग इनको कमेंट सेक्शन में विश कर दीजिए। थोड़ा बिलेटेड हो गया, एक दिन लेट हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, दिल से विश आनी चाहिए, चाहे 10 दिन भी लेट हो जाए, राइट। चलिए, तो आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं पेनल्टी ऑन गूगल। तो गूगल के ऊपर कुछ काफी बड़ा फाइन लगाया गया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, पूरा मामला क्या आपको बताऊंगा। हालांकि रिपीटेड सा है, लेकिन इसको काफी समय पहले पिछले साल हम लोगों ने किया था, तो एक तरह से आप ये समझ लीजिए आपके लिए नया टॉपिक हो सकता है। और एम्स के अंदर कुछ रिफॉर्म करने की यहाँ पे बात की गई है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। हमारा जो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब है उसने यहाँ पे इसके बारे में कुछ बात कही है, वो थोड़ा जानेंगे क्या है पूरा मामला। यूरोप के अंदर एनर्जी क्राइसिस को लेकर थोड़ा बहुत बात कर सकते हैं। और जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर स्पेशली स्टबल बर्निंग वाले अभी केसेस में जो विंटर के अंदर पोल्यूशन होता है उसके बारे में बात करेंगे। दलित मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को जो रिजर्वेशन का मुद्दा काफी समय से चल रहा है उसके बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे। और भी छोटे छोटे से टॉपिक हैं जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए हैं, उनके बारे में थोड़ा देखेंगे। देन वी हैव सम एमसीक्यूज। हाँ, तो पहले एमसीक्यूज वाली दिक्कत दूर कर लेते हैं। जो हम लोगों ने परसों एमसीक्यूज किए थे उसका आंसर आपको दे देता हूँ। देखिए, कल हम लोगों ने एमसीक्यू था इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाला, ये 2016 में यूपीएससी में पूछा गया था। इसका सही आंसर हो जाता है 1। द अलायंस इंक्लूड्स ऑल द मेंबर कंट्रीज द यूनाइटेड स्टेट्स। भैया ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। जो कंट्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होती हैं, सिर्फ वही इसका मेंबर हो सकती थी। तो ये है 2016 का क्वेश्चन का आंसर। दिखने में आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन जब एग्जाम में आप बैठते हो ना, एक्चुअली में आपके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, छोटी छोटी चीजें हमसे गलत हो जाती हैं। और एक हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स वाला, और डब्ल्यूटीओ के अंदर एक ट्रिप्स करके प्रोविजन होता है, उसके अंदर जो है ये जीआई टैग्स को दिया जाता है, जिसका आंसर हो जाता है डब्ल्यूटीओ। और विच ऑफ द फॉलोइंग आता है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर से सवाल था, तो इसमें जो है दाल बाटी चूरमा नहीं है भैया, ठीक है, राजस्थान का। बाकी इसको छोड़ के दोनों ही हैं। बनारस की जो ब्रोकेड्स और साड़ी है, बनारसी साड़ी तो वैसे भी बहुत फेमस है ना। और तिरुपति का लड्डू, ये भी बहुत फेमस है अपने आप में। ये लड्डू भी है, प्रसाद भी है, मिठाई भी है, और ज्योग्राफिकल इंडिकेटर भी है। चलिए ठीक है, ओके जी, आगे बढ़ते हैं। एक बार फ्रंट पेज पे आज देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो फ्रंट पेज पे भैया ब्रिटेन की जो प्रॉब्लम्स हैं सोल्व होने का नाम नहीं ले रही हैं। जब से ब्रिटेन ने ब्रेग्जिट किया है तब से बेचारे की किस्मत खराब ही चल रही है। पहले पिछले 6 महीने में ना 3-4 पीएम उनके चेंज हो चुके हैं। इससे पहले जो थे भाई साहब वो भी चले गए, अभी इनके बाद में एक और आए थे वो भी चले गए, अभी ये ट्रस आई थी, इन ये भी अभी इन्होंने रिजाइन कर दिया है कल। तो दिक्कतें बड़ी बढ़ रही हैं, क्योंकि देखिए ब्रिटेन के अंदर देखते इन्फ्लेशन पिछले 40-50 साल में सबसे ज्यादा चल रहा है। कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा हो गई है, ब्रिटेन के लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। गैस महंगी हो गई है, खाने पीने का सामान महंगा हो गया, सब कुछ महंगा हो गया है, तो उनकी दिवाली तो वैसे ही बर्बाद हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि ब्रिटेन के अंदर कुछ लोगों ने एक समय का खाना भी छोड़ दिया है, मतलब वो सिर्फ 1-2 टाइम ही खा रहे हैं। लेकिन उसका खाने का थोड़ा तरीका अलग होता है ना, मतलब हमारे इंडिया के जैसे नहीं है कि भाई रोटी नहीं मिल रही है, रोटी मिल रही है, लेकिन मतलब आप ये समझ लो वाइन पीना छोड़ दिया है ना, विस्की थोड़ी कम कर दी है, पहले 5 पैग लेते थे अभी 2 पैग ले रहे हैं। उनका पॉवर्टी थोड़ा इस तरह का रहता है। तो बात यह है कि इन्होंने अभी यहाँ से रिजाइन कर दिया है, कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करती हैं। तो जब इन्होंने पार्टी में आया था, इन्होंने कहा था कि मैं अपनी इकोनॉमी को प्रॉपर तरीके से सुधार दूंगी, लेकिन हो नहीं पाया। इन्होंने कुछ टैक्स कट्स किए थे, मतलब जो अमीरों के ऊपर जो इनकम टैक्स लगाया जाता है ना, अमीर लोगों के ऊपर, वो इन्होंने टैक्स कट कम कर दिए थे, तो जिसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई थी। और भी कुछ कुछ चीजें इन्होंने की थी, तो फाइनली इन्होंने अभी कर दिया है टाटा बाय बाय। एक हफ्ता लगेगा शायद, अभी हफ्ता 10 दिन, एक नए पीएम देखने को मिलेगा ब्रिटेन के अंदर। लेकिन भाई वो भी क्या सुधार पाएंगे, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा सवाल है। कोई हमारा टॉपिक यहाँ से आता है, कंपटीशन पैनल इम्पोजिस 1338 करोड़ पेनल्टी ऑन द गूगल। तो ये कंपटीशन पैनल का मतलब है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये हमारा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, काफी पुराना टॉपिक है, नया टॉपिक नहीं है। इसके बारे में मैंने आपको अलग से यहाँ पे कंटेंट दिया हुआ है। देखिए 2002 के अंदर हम लोगों ने कंपटीशन एक्ट पास किया था इंडिया में, और ये स्टैट्यूटरी बॉडी आपको बताता चलूं। और फिर फाइनली चलते चलते जो है 2009 के अंदर इसने फाइनली वर्किंग शुरू कर दिया था, ठीक है। 2002 में एक्ट पास हुआ था, ध्यान से सुनो, लेकिन फाइनली जो है इसको 2009 के अंदर बनाया गया था विद प्रॉपर वर्किंग, ठीक है। अब बात यह है कि इसका काम क्या है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का मेन काम होता है कि मार्केट के अंदर प्रॉपर तरीके से कंपटीशन को मेंटेन करना,
ठीक है, अगर मार्केट में कंपटीशन ही नहीं होगा, मान के चलो पूरी मार्केट में सिर्फ प्रेप आईएएस ही है जो आईएएस की कोचिंग देता है, मान लो एक ही कंपनी है, एक ही एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, तो भैया ये तो बच्चों से बहुत ज्यादा पैसा चार्ज करेंगी क्योंकि एक ही है, तो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। लेकिन कंपटीशन जरूरी है, कंपटीशन जब होता है तो ये कंपनीज क्या करती हैं, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट देती हैं, सस्ते में प्रोडक्ट देती हैं, और स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के चक्कर में बेटर पॉलिसीज भी लेके आती हैं। इसीलिए मार्केट में कंपटीशन जरूरी होता है ताकि कंज्यूमर के इंटरेस्ट बचे रहें। आप ये मान के चलिए मार्केट में अगर सिर्फ ओला होती और उबर ना होती तो भैया ओला वाले तो 2 किलोमीटर के लिए 2,000 रुपए चार्ज कर लेते, लेकिन क्योंकि दूसरा भी कंपटीशन है मार्केट में, इसीलिए वो अपनी बेटर क्वालिटी देते हैं और कम रेट्स पे देते हैं। तो ये काम होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का, बेसिकली इसका यही ऑब्जेक्टिव होता है, जो कंपटीशन एक रेगुलेटर होता है। अब चलते चलते अगर इसी बात को हम लोग गूगल से इसको रिलेट करके चले, मार्केट में इस समय कौन प्लेयर है, गूगल है। गूगल के कंपटीशन में कौन है, कोई नहीं भैया, ठीक है, हम ही है मार्केट में जो भी हैं। तो इसलिए गूगल जो है अपनी इस डोमिनेशन का फायदा उठाता है। कैसे उठाता है, एग्जांपल आपको देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे स्मार्ट टीवी होते हैं, आपके घरों में स्मार्ट टीवी अगर है तो आपको देखा होगा, उस स्मार्ट टीवी के अंदर कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, यूट्यूब होती है ना, उसके अंदर गूगल सर्च होता है, या गूगल की और भी जो सर्विसेज होती हैं वो सब उसके अंदर होती हैं, गूगल मैप होता है, वो सब चीजें करके होती है ना। और ये आपके टीवी के अंदर प्री इंस्टॉल्ड आता है, मतलब जब आप टीवी खरीदते हो तो अपने आप ही प्री इंस्टॉल्ड आता है। और इसके अंदर जो है आपका गूगल प्ले बोलते हैं ना उसको, हाँ जी, गूगल प्ले की ऐप भी होती है जिससे आप एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। ये एप्लीकेशन आपके टीवी के अंदर प्री इंस्टॉल्ड आती हैं। मजे की बात यह है, अगर आपका मन करे तो आपको उनको इंस्टॉल जो है उनको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। तो इससे क्या हुआ, गूगल अपनी पोजीशन का फायदा उठा रहा है, क्योंकि जब भैया यही ऐप मार्केट में आएंगी, टीवी के अंदर आएंगी, आपके मोबाइल के अंदर आएगी, तो मजबूरी में लोग इनको ही यूज करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, दूसरे प्लेटफॉर्म का यूज कर ही नहीं पाएंगे छोटे प्लेयर्स को। तो ये अपनी डोमिनेंस का फायदा उठाता है। और ये एक्चुअली 2 साल से 2019 के अंदर ये कंप्लेंट सबसे पहले आई थी, तब से लेके 2 साल तक इसके बारे में पूरा रिव्यू किया गया, स्टडी किया, इंक्वायरी किया गया, और फाइनली हमारे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये पाया कि यस, जो गूगल है वो फायदा उठाता है अपनी डोमिनेंट पोजीशन का। देखिए एंड्रॉइड जो है ना वो एक ओपन सोर्स है, इसमें कोई भी प्रोग्रामिंग कर सकता है, लेकिन गूगल अपनी पोजीशन का फायदा उठाता है। वो लोग बड़े बड़े चालाक होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, स्मार्टफोन कंपनीज के साथ, टैबलेट कंपनीज के साथ, जो स्मार्ट टीवी जो कंपनीज होते हैं इनके साथ ऑलरेडी अग्रीमेंट कर लेते हैं कि आप हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके दोगे, है ना। नया मोबाइल खरीदते हो तो सारी एप्लीकेशन में मोस्टली गूगल वाली मिलती है ना। तो ये है एक बहुत ही वायलेशन है बेसिकली ये प्रैक्टिसेस का, जो मार्केट प्रैक्टिसेस होती हैं। तो बस यही था पूरे का पूरा खेल। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला बेटा ऐसे तो आपको जाने नहीं देंगे, आप कम से कम कुछ फाइन दे के ही चले जाइए, इतना पैसा आप कमाते हो थोड़ा हमें भी दे दीजिए, हम लोग ये पैसा सरकार को दे देंगे, सरकार इसमें कुछ ना कुछ फायदा उठा सकती है। हालांकि देखिए ये पैसा बहुत ज्यादा नहीं है, हमें सुनने में आज ज्यादा लग रहा होगा, हम गरीब आदमी हैं, लेकिन गूगल के हिसाब से भैया आप ये समझ लीजिए कि सुंदर पिचई की पॉकेट मनी भी नहीं है, ठीक है। इससे उसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पैसा दे देगा उसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक सिंबल जाता है मार्केट में कि गूगल ऐसी प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है। वो सिग्नल ज्यादा डेंजरस होता है, पैसा वैसा उसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, सुंदर पिच्चे इतने को तो लंच कर जाता होगा एक बार में। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ थोड़ा पढ़ सकते हो, ये आपकी सेल्फ स्टडी के लिए डाल दिया है मैंने, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है, थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक और यहाँ पे न्यूज आती थी, वो है एम्स को लेके, और बात ऐसी है कि एम्स के अंदर एक नया एक गाइडलाइन, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर एक रिलीज किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि कुछ डॉक्टर्स को, हर डिपार्टमेंट के कुछ डॉक्टर्स को ये एक नसीहत दी गई है, एक आप ये समझिए ऑर्डर दिया गया है कि भैया वो 24 घंटे वहां पे अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि कभी भी किसी भी नेता को वहां पे आना हो सकता है। अगर कोई नेता आदमी एम्स के अंदर आता है तो उसे तुरंत अपॉइंटमेंट दी जाए, उसका इलाज तुरंत करवाया जाए, उसको डॉक्टर अवेलेबल तुरंत करवाया जाए। भैया ये क्या बात हुई, ये तो वीआईपी कल्चर को प्रमोट कर रहे हो ना आप। एम्स में पहले ऐसा नहीं था, हालांकि इनको प्रेफरेंस दी जाती है, लेकिन इस तरह का कोई रिटन ऑर्डर नहीं था। अब वहां पे आ गया है रिटन ऑर्डर, जिसके खिलाफ वहां पे कई सारे डॉक्टर्स ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि यार एम्स जैसी संस्था दिल्ली में सिचुएटेड है, और एम्स दूसरे हॉस्पिटल्स के लिए एक गाइडलाइन का काम करता है, एक लीडर का काम करता है, राइट। आप उन वहां पे ऐसा नहीं कर सकते। तो ये वीआईपी कल्चर को प्रमोट कर रहा है। उनका कहना है कि भैया हर पेशेंट उतना ही ट्रीटमेंट डिजर्व करता है,
हर बराबर ट्रीटमेंट, चाहे वो कोई एमपी हो चाहे कोई होमलेस पर्सन हो, राइट। जब क्वालिटी की ट्रीटमेंट की बात आती है तो सभी बराबर करते हैं, ये आप ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो ये है, इन्होंने पूरा मामला हल्का सा है, बस कभी कभार एग्जांपल देने के आपके काम आ सकता है। ये वाला हम लोगों ने कल कर लिया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नीचे, क्योंकि वहां पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो जनरल सेक्रेटरी जनरल है वो आए थे, एंटोनियो जी, उनके साथ मिलकर लाइफ नाम का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, लाइफस्टाइल एनवायरनमेंट, जिसमें क्या किया जाना है, लोगों को अवेयर करना है ना भैया, आप ऐसा लाइफस्टाइल अपनाइए जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। वो हम लोगों ने कल कर लिया था। कल वाले कंटेंट में आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। चलिए, एक और छोटा न्यूज है यहाँ पे, छोटा तो नहीं कहूंगा, ठीक ठाक सा न्यूज है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स इनफ्रिंज अपॉन लैंड राइट्स ऑफ द ट्राइब्स पर्सन। देखिए कितनी अच्छी हेडिंग दे रखी है। इन्होंने कहा है कि भैया नए जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स आए हैं, जो ट्राइब्स पर्सन होते हैं, मतलब जो वहां पे रहते हैं, फॉरेस्ट डिवेलपर्स होते हैं, उनके जो राइट्स होते हैं, उनके जो अधिकार होते हैं, ये उनके अधिकारों को इन्फ्रिंज कर रहा है, वायलेट कर रहा है, उनके अधिकारों का हनन कर रहा है, अगर मैं हिंदी में बात करूं। ये है पुस इस आर्टिकल का मतलब। और ये किसने कहा है? एनसीएसटी के चीफ ने कहा है। एनसीएसटी का मतलब है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इसके चीफ ने कहा है कि भैया ये जो नए रूल्स आए हैं आप इसको होल्ड पे रखिए। अब ये एनसीएसटी के चीफ ने ऐसा क्यों बोला है, इसके पीछे कुछ रीजंस आपको मैं बताऊंगा। तो इन्होंने दो, एक तो पूरा एक्चुअली क्या कर रहे थे, काफी समय से लोग इसको रिव्यू कर रहे थे। रिव्यू करने के बाद इन्होंने अपना जवाब जो है वो सरकार को दिया, रिकमेंडेशन दिया है। ये रूल्स ऐसे क्या है इन रूल के अंदर ऐसी खास बात कि भैया ये नौबत आ पड़ी। उन्होंने कहा कि भैया ये हमारे जो ट्राइबल पर्सन होते हैं उनके अधिकारों का वायलेशन करता है। देखिए, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट बनाया क्यों गया, सोच के देखिए। इस एक्ट को बनाने का हमारा मेन, पहले 1980s में बनाया गया था, बाद में इसमें जो है कुछ चेंजेस किए गए, अभी रिसेंटली चेंजेस हुए हैं। इसका मेन मकसद था कि जो फॉरेस्ट डिवेलपर्स होते हैं, ठीक है, उनके अधिकारों की रक्षा करना। जो फॉरेस्ट के अंदर उधर जो जो ग्राम पंचायत होती हैं, सभाएं होती हैं, जो ग्राम सभा होती है, उनको अधिकार देना, ताकि उनके जो लैंड राइट्स हैं उनको छीना ना जा सके। मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे वहां पे आपने कोई माइनिंग एक्टिविटी करनी है, कोई माइंस आपने लगानी है, तो उसके पहले आपको ग्राम सभा की परमिशन लेनी पड़ती है। उनके अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया था। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सरकार ने क्या किया, इसका उल्टा ही कर दिया। इस राइट्स का यूज करके लोगों के अधिकारों का वायलेशन किया जा रहा है रादर देन प्रोटेक्शन। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये एनसीएसटी के चीफ बोल रहे हैं। अब आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए, थोड़ा मैं आपको बता दे दूंगा पूरा मामला क्या है। देखिए, अभी जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2022, इसके अंदर कुछ 4-5 प्रोविजन इन्होंने डाले हैं। पहले तो इन्होंने कहा कि भैया हम लोग एडवाइजरी कमेटी बनाएंगे, जो हर मामले पे सरकार को एडवाइस करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करेंगे कि वहां पे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इसके अप्रूवल के बाद जो है सरकार वहां पे कदम उठाएगी। ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला इंपॉर्टेंट है दूसरे वाला, प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी। तो इन्होंने कहा कि हम लोग 5 मेंबर की एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाएंगे। वहां पे जो भी प्रोजेक्ट होगा, अलग अलग तरह का प्रोजेक्ट है, उन्होंने कुछ कैटेगरी बना दी गई है, उस प्रोजेक्ट को क्लियर करने के लिए वो लोग अपनी सजेशंस देंगे। जैसे अगर मान लो कोई छोटा प्रोजेक्ट है, नॉन माइनिंग प्रोजेक्ट है, मतलब जैसे कोई सड़क वहां पे बनानी है, ये तो नॉन माइनिंग प्रोजेक्ट हो गया ना, कोई ब्रिज बनाना है, इस तरह का कुछ है। अगर वो नॉन माइनिंग प्रोजेक्ट है और अगर वो 5 to 40 हेक्टेयर के बीच में आता है, तो उसकी रिपोर्ट उसको 60 दिन के अंदर देनी पड़ेगी। ओके। दूसरी बात, अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, मतलब 40 हेक्टेयर से ज्यादा है, ठीक है, तो उसकी रिपोर्ट उसको 120 डेज में देनी पड़ेगी, अगर वो नॉन माइनिंग है तो। और अगर वो माइनिंग है और 100 हेक्टेयर से ज्यादा है, तो 150 दिन के अंदर उसको अपना प्रपोजल देना पड़ेगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया जाता है, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ग्रीन सिग्नल दे देती है और वो प्रोजेक्ट वहां पे चालू हो जाता है। ये कंट्रोवर्शियल आपको बताऊंगा क्यों है। एक उन्होंने कहा कि भाई एक रीजनल एम्पावर्ड कमेटी भी हम लोग बनाएंगे, जो लीनियर प्रोजेक्ट जैसे रोड्स होगी, हाईवेज होगी, और जो 40 हेक्टेयर से नीचे वाले होते हैं उनको जो है अप्रूव करेगी। ये भी चलिए ठीक है। ये वाला काफी इंटरेस्टिंग प्रोविजन आपको नजर आएगा, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन। मान लो कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, मान लो कोई माइनिंग लगाई जा रही है, उसके लिए तो आपको जंगल को काटना पड़ेगा। कोई आपने डैम बनाना है तो उसके लिए तो सबमर्ज हो जाएगा, उसके लिए भी जंगल काटना पड़ेगा। तो इन्होंने ये कहा कि अगर इस तरह के प्रोजेक्ट से अगर डिफॉरेस्टेशन होता है तो क्या करें।
जैसे अगर झारखंड के अंदर अगर कोई प्रोजेक्ट लगाया गया मान लो, ठीक है, और वहां पे 500 एकड़ जो हेक्टेयर जो है उसको डिफोरेस्टेशन किया गया, तो वो कंपनी क्या करेगी? मान लो रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी को इतना ही लैंड पे जो जंगल है वो किसी दूसरे स्टेट्स में लगाना पड़ेगा जहां का फॉरेस्ट कवर 20% से कम होता है। मान लो हरियाणा में लगा दिया, पंजाब में लगा दिया, उत्तर प्रदेश में लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट बहुत कम है, ठीक है, उतना उनको उधर लगाना पड़ेगा। मतलब एक जगह से आपने काटा, दूसरी जगह पे लगाया। ये है प्रपोजल कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन का। अब सुनिए इसका क्रिटिसिज्म। एनसीएसटी के चीफ ने ऐसा क्यों कहा कि भैया ये सब बकवास है? उनके पीछे ये मानना है, इसमें क्या होगा, पहली बात तो ये जो कंसल्टेशन लिया जाएगा इसमें वहां की ग्राम सभा और ग्राम विलेज का कोई रोल नहीं है। दूसरी बात, द न्यू रूल्स अलाउ द यूनियन गवर्नमेंट टू परमिट क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट बिफोर कंसल्टिंग इट्स हैबिटेट। मतलब पहले उस प्रोजेक्ट को क्लियर कर दिया जाएगा, बाद में गांव वालों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि भैया ऐसा करो, आपका गांव का जंगल काट रहे हैं हम लोग, यहां से निकलो। ये बहुत गलत है। इट विल लेट प्राइवेट डेवलपर्स कट डाउन फॉरेस्ट विदाउट फर्स्ट एंश्योरिंग द कंसेंट ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर्स। मतलब रिलायंस वाले आएंगे, जंगल काटना शुरू करेंगे और बाद में फॉरेस्ट डेवलपर्स को बताएंगे। इससे पहले क्या होता था, पहले फॉरेस्ट ड्वेलर से परमिशन लेनी पड़ती थी, उसके बाद में सारी चीजें की जाती थी। एक चीज यहाँ पे ये है कि जो कंपल्सरी फॉरेस्टेशन की बात इन्होंने कही है, इसके अंदर कहीं पे भी ऐसा प्रोविजन नहीं डाला गया कि हम यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेने वाले हैं। दूसरी बात, प्राइवेट सेक्टर अगर मान लो कहीं पे जंगल लगा भी देता है, उस जंगल की हेल्थ, उसकी मॉनिटरिंग, उसका रिव्यू वो कैसे होगा, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। हम मान लो रिलायंस वालों ने 500 हेक्टेयर पे अगर हरियाणा में मान लो जंगल लगा भी दिया, तो भैया पहले वहां पे लैंड कहां से आएगी? अगर आपने मान लो जंगल लगा भी दिया, पेड़ लगा भी दिए, तो क्या वो पेड़ बड़े हुए, क्या वो प्रॉपर फॉरेस्ट बने, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। तो ये इन्होंने क्या किया है, कुछ यहाँ पे प्रोविजंस को बेसिकली डाइल्यूट कर दिया है, जिसके लिए इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ये था पूरे का पूरा मामला, इससे ज्यादा आपको जानने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी एनसीएसटी के बारे में हल्का फुल्का पढ़ सकते हो। आर्टिकल 338 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था, 2003 के अंदर हम लोगों ने 89th अमेंडमेंट किया था, ठीक है। और इससे पहले हमारे पास क्या था, इससे पहले हमारे पास नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हुआ करता था। सरकार ने दोनों को अलग अलग बना दिया, शेड्यूल कास्ट को अलग बना दिया, शेड्यूल ट्राइब को अलग से बना दिया, ठीक है। इतना पता होना चाहिए। इससे फंक्शन क्या होते हैं, सेल्फ स्टडी के परस्पेक्टिव से आप पढ़ सकते हो। बेसिकली क्या है ना, शेड्यूल ट्राइब के अधिकारों को लेकर जो भी मैटर्स होते हैं ये उनको मॉनिटर करता है और सेफ गार्ड भी करता है। हर साल अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को पेश की जाती है, और दूसरी रिपोर्ट भी होती है, बट ये कुछ रिपोर्ट होती हैं। और सरकार जो भी प्लानिंग करती है शेड्यूल ट्राइब्स को लेके, वो सरकार को एडवाइस भी करती है, नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी में 2012 में ऑलरेडी यहां से सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है, ये फॉरेस्ट वाला। इट इज देखो, तो अ पर्टिकुलर स्टेट इन इंडिया हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको ये बताना है कि ये कौन सा स्टेट है। तो हमारे यहाँ पे क्या, जो आपको हर रोज जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आती है ना एग्जाम में, वो पढ़ के जानी चाहिए, यहाँ से सवाल डेफिनेटली आता है। उसके अलावा ट्राइबल्स को लेके जितने भी इश्यूज होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं, ठीक है। आपको मैं बार बार बताता हूँ, जो वीमेन रिलेटेड इशू होते हैं, चिल्ड्रन रिलेटेड इश्यूज होते हैं, जो स्लम डिवेलपर्स रिलेटेड इश्यूज होते हैं, जो ओल्ड एज रिलेटेड इश्यूज होते हैं, जो कास्ट बेस्ड इश्यूज होते हैं, फॉरेस्ट ट्राइबल्स वगैरह इश्यूज होते हैं, यूपीएससी यहाँ पे बार बार फोकस करता है। इन चीजों का थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है जी। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सेंटर इसरो मूव 2-day कॉन्फ्रेंस ऑन द एंशिएंट साइंस। बेसिकली क्या है ना, एक देहरादून के अंदर 2 दिन का एक कॉन्फ्रेंस होने वाला है। इसरो के साथ साथ दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस भी वहां पे आएंगी, और ये क्या करने वाले हैं, जो एंशिएंट इंडिया की साइंस हुआ करती थी, पुराने जमाने की जो साइंस हुआ करती थी, उसके बारे में बात करेंगे। जिसे मतलब पंचभूत, मतलब 5 तत्व कौन कौन से होते हैं हमारे आयुर्वेद के हिसाब से, हमारी फिलॉसफी के हिसाब से। हर इंसान हर तत्वों से मिलकर बना है। अर्थ, फायर, वाटर, विंड एंड एयर, ये 5 तत्व होते हैं। इसमें जो एयर होती है मतलब आकाश, ठीक है। और इसरो क्या करता है, ये तो हमारी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो ये आकाश के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ये फायर वाटर विंड के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। इसीलिए ये पूरी कॉन्फ्रेंस का नाम हम लोगों ने रखा है आकाश तत्व, मतलब जो आकाश वाला एलिमेंट है। तो ये बस जो है पुरानी साइंस के बारे में बात करेंगे,
और वो पुरानी साइंस जो है मॉडर्न साइंस के साथ कैसे सिंक कर सकती है, कैसे हमें बेनिफिट कर सकती है, फ्यूचर में किस तरह की इनोवेशंस हो सकती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। देहरादून में होगा। देखिए आई डोंट थिंक सो यूपीएससी इस तरह की चीजें पूछता है, लेकिन वन डे जो एग्जाम्स होते हैं वहां पे इस तरह की चीजें आपसे पूछ लेता है कई बार। ठीक है, चलिए, तो टॉपिक्स हमारे ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं। अभी हम लोग थोड़ा डिटेल वगैरह के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले दो छोटे छोटे टॉपिक कर लेते हैं एक्सप्लेनर सेक्शन से। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट स्टिल, हाउ इज द एनर्जी क्राइसिस इन यूरोप इज शेपिंग अप। हमें सबको पता है कि यूरोप की जो गैस है वो कहां से आती थी भैया, वो आती थी रशिया से। और उसके लिए दो पाइपलाइन थी, एक थी नोड 1 और एक थी नोड 2। नोड 2 तो खैर अभी चालू हुई नहीं थी, लेकिन नोड 1 शुरू हो गई थी। आपको सबको पता है कि कुछ समय पहले नोड 1 के अंदर भी कुछ ब्लास्ट हो गए थे, एक्सप्लोजन हो गया था। अभी उसकी मेंटेनेंस चल रही है, तो नोड 1 से भी गैस नहीं आ रही है। तो यूरोप, और विंटर शुरू हो गई हैं, तो यूरोप वाले बेचारे इस समय परेशान है कि भैया विंटर में अपने घरों को गर्म कैसे करेंगे, हीटअप कैसे करेंगे, बहुत ज्यादा वाट लगने वाली है उनको भी पता है। तो इसके लिए यहाँ पे ना एक छोटा सा सॉल्यूशन नजर आ रहा है यूरोप वालों को। वो सॉल्यूशन है नेदरलैंड के अंदर। देखिए, नेदरलैंड में गैस फील्ड है जहां से गैस निकाली जाती है। ठीक है, उसका नाम है ग्रोंगिनेन। ठीक है, GRONINGEN। ठीक है, ग्रोनिजन। थोड़ा नाम अपने याद रख लेना, यूपीएससी में एग्जाम से पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइट वाज रिसेंटली इन न्यूज। तो ये कहां पे पड़ता है? ये है नेदरलैंड के अंदर। और ये कोई आज का गैस फील्ड नहीं है, बहुत पुराना गैस फील्ड है। ये 1963 से ऑपरेशनल था, लेकिन इसमें दिक्कत ये हुई कि 1980s में अब उन्होंने यहाँ पे इतनी ज्यादा गैस निकाल दी, इतनी ज्यादा गैस निकाल दी कि भैया इसकी वजह से वहां पे अर्थक्वेक आ गए। 1980s में यहाँ पे कुछ स्मॉल अर्थक्वेक आए थे और कुछ बिल्डिंग्स वगैरह भी क्रैक हो गई थी। हालांकि कोई इंसान उसमें नहीं मरा था, लेकिन आ गए थे। हम सबको पता है कि इस तरह की जो भी हम लोग एक्टिविटीज करते हैं, जैसे आपने कोई डैम बनाया, आपने कोई रेजरवेयर बनाया, ऑयल गैस एक्सट्रैक्शन करते हैं, माइनिंग करते हैं, इन सारी चीजों की वजह से लोकल अर्थक्वेक आ जाते हैं। इन्हें कहते हैं इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। ये मैन मेड होते हैं। तो भैया जब नीदरलैंड के अंदर ये आए तो वो डर गए। उन्होंने कहा भैया हम लोग क्या करें, एक तरफ पैसा है, एक तरफ सेफ्टी है ना। नेचुरल गैस से पैसा आ रहा है, लेकिन दिक्कत सेफ्टी वाली भी है। देखिए हमारे कंट्री की तरह वहां पे नहीं होता है। हमारे यहाँ पे तो 10-20 लोग ऐसे ही मर जा रहे हैं रोज, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके, दारू पी के ही मर जा रहे हैं लाखों लोग। तो वहां पे ना बहुत वैल्यू है इंसान की, और वहां के जो लोग ना बहुत अवेयर होते हैं। इस तरह की कुछ भी चीजें होती है ना, सड़कों पे आ जाते हैं भयंकर तरीके से। तो जब नेदरलैंड के अंदर ये हुआ, हल्के फुल्के अर्थक्वेक आए, उसकी सेफ्टी को लेकर थोड़े से डाउट होने लगे, तो नेदरलैंड ने डिसाइड किया कि हम लोग उस गैस फील्ड को बंद कर देंगे। ठीक है, 2022 तक जाके हम उसको बंद कर देंगे। ये था पूरा मामला। फिर बाद में उस डेट को जो है 2030 कर दिया गया। अब ये इसको बंद किया जाना था अभी 2022 में, बट रशिया से गैस आ नहीं रही है। यूरोप वाले बेचारे नेदरलैंड वालों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई साहब इसको बंद मत करिए, इसको थोड़े साल के लिए एक्सटेंड कर दीजिए। बस ये ही पूरा मामले का मामला बन रहा है कि अभी उसको एक्सटेंड करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां के जो कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने तो साफ साफ बोल दिया है कि अभी हमारा इसको बंद करने का कोई मूड नहीं है, हम इसको चालू रखेंगे। बट इसका इंडिया के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ सकता है क्या? बिल्कुल पड़ सकता है। इंडिया में जो गैस के प्राइसेस हैं वो कई सारी चीजों के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। जैसे यूएसए का हेनरी हब है, यूके का नेशनल बैलेंसिंग पॉइंट है, कनाडा का अल्बर्टा है, और रशियन गैस है। इन सब के द्वारा इंडिया का, इनको एवरेज लेके इंडिया का गैस प्राइस डिसाइड किया जाता है। तो बस दिक्कत यही हो रही है, जब यूरोप के अंदर गैस नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, यूएई से यूरोप वाले महंगे दाम पर गैस खरीद सकते हैं। अब हम भी यूएई से गैस खरीदते हैं, तो भैया जब डिमांड बढ़ेगी तो यूएई की गैस के प्राइसेस भी बढ़ेंगे, और इंडिया को सस्ते में थोड़ी ना देंगे वो लोग, है ना। हमारे को रिश्तेदार थोड़ी हैं, तो हमें भी महंगे दाम में गैस मिलेगी। तो आने वाले समय में इंडिया में गैस के प्राइसेस और बढ़ने वाले हैं। हालांकि पहले ही बढ़ चुके हैं, बट फ्यूचर में और भी बढ़ेंगे। और नेचुरल गैस हमारे यहाँ पे ज्यादातर फर्टिलाइजर बनाने के लिए यूज की जाती है, तो फर्टिलाइजर भी महंगा हो जाएगा। लेकिन उससे क्या करना पड़ेगा, सरकार को सब्सिडी बढ़ानी पड़ेगी। तो सरकार के ऊपर बेसिकली यहाँ पे बर्डन बढ़ने वाला है। ठीक है, फर्टिलाइजर के दाम या तो महंगे करो या सब्सिडी दो, दोनों ही चीजों में सरकार का नुकसान होने वाला है। तो ये है पूरे का पूरा मामला, एनर्जी क्राइसिस इन रशिया एंड यूरोप। तो ये है भैया ग्लोबलाइजेशन का एक नाच।
ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी आपस में जुड़ी हुई होती है, तो कहीं पे एक जगह दिक्कत आती है तो सारी जगह पे ही दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो ये था पूरे का पूरा मामला। अब बढ़ते हैं आपके मेन एडिटोरियल के ऊपर। एडिटोरियल क्या कहता है? कहता है भैया, एड्रेसिंग नॉर्थ इंडियाज बर्निंग इशू सस्टेनेबली। एड्रेस मतलब सॉल्यूशन, उसको सॉल्यूशन करना है, उसको एड्रेस करना है। बर्निंग मतलब स्टबल बर्निंग की बात कर रहा है वो। सस्टेनेबली मतलब उस सॉल्यूशन को जो हम लोग निकालेंगे वो सस्टेनेबल सॉल्यूशन होना चाहिए। सस्टेनेबल सॉल्यूशन मतलब लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। ये हेडिंग का पूरा मामला। इस हेडिंग से ही आप चीजों समझ गए होंगे। यही तो खूबसूरती हेडिंग और सब हेडिंग लिखने का। इसलिए आपको हमेशा बोलता हूं, जब भी आंसर लिखो तो हेडिंग सब हेडिंग में लिखा करो। देखिए क्या हुआ, मॉनसून खत्म हो गई, ठीक है, विंटर शुरू हो गई, स्टबल बर्निंग शुरू हो गई क्योंकि पैडी कल्टीवेशन वो सब चल रहा है। और क्या शुरू हो गया? स्मोक शुरू हो गया। ये फोग नहीं बोल रहा है भाई, ये स्मोक बोल रहा है। स्मोक मतलब स्मोक प्लस फोग। फोग तो नेचुरली होती है, लेकिन जो स्मोक उसमें मिक्स हो जाती है तो होती है स्मोक, और ये काफी डेंजरस होती है स्मोक हमारे लिए। आपकी लंग्स में घुस जाती है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। इनका ये कहना है कि ये जो प्रॉब्लम है स्टबल बर्निंग की, ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक हिस्टोरिकल प्रॉब्लम है। इसलिए शॉर्ट टर्म और अनसस्टेनेबल सॉल्यूशन से काम नहीं चलेगा भैया, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहिए। और इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? ऐसा नहीं है कि भैया आपके दादा परदादाओं के जमाने में भी प्रॉब्लम थी, नहीं, ये बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जब इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, मतलब नई प्रॉब्लम नहीं है, जब इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ 1960-70s में, तो क्या हुआ? पॉपुलेशन बढ़ रही थी, खाने पीने को अनाज हमारे पास था नहीं, अमेरिका वगैरह से हम लोग इंपोर्ट करते थे। तो हम लोगों ने सेल्फ सफिशिएंसी के चक्कर में, आत्मनिर्भरता के चक्कर में क्या किया? ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया। ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ कहां पे? हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी के अंदर। तो यहाँ वीट के ऊपर हम लोगों ने फोकस किया और लेटर ऑन हम लोगों ने राइस के ऊपर फोकस किया। और इससे अनाज तो बढ़ा, हमारे गोडाउन भर गए। अभी देख लो गोडाउन के अंदर कितना सारा अनाज बचा हुआ है, हम लोग इवन एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि लोग यहाँ पे सिर्फ दो ही फसलें करने लगे, या तो वीट या राइस। जो दूसरी फसलें होती थी लोगों ने उसको इग्नोर कर दिया। क्यों किया? क्योंकि ये जो वीट और राइस होती है, सरकार इसके ऊपर एमएसपी देती है, इंश्योर करती है कि भैया इतना प्राइस आपको मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? कमर्शियल फार्मिंग होना शुरू हो गया। कमर्शियल फार्मिंग, लार्ज स्केल फार्मिंग होना शुरू हो गया। लैंड कंसोलिडेशन शुरू हो गया। बैंकों ने सस्ते क्रेडिट जो है वो लोन देने शुरू कर दिए किसानों को। तो स्टेबल बर्निंग भी इंक्रीज हो गया। तो ये हम लोग इस सब में बारे में बात करने वाले हैं। तो प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं, रीजंस कौन कौन से हैं, उनका सॉल्यूशन क्या क्या है। देखिए रीजंस के बारे में हम लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं। स्टेबल बर्निंग किसान क्यों करते हैं, ये आपको मैं ज्यादा इसमें जान नहीं जाऊंगा। प्रॉब्लम के बारे में बात कर सकते हैं। तो स्टेबल बर्निंग ऑफ कोर्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, इससे पुअर एयर क्वालिटी होती है। ठीक है, दिल्ली में इवन स्टेबल बर्निंग का इंपैक्ट ना वेस्ट बंगाल तक भी नजर आता है। बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, जो यहाँ पे स्टबल बर्निंग होती है, बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है पूरे नॉर्थ इंडिया में। हम लोग सिर्फ दिल्ली की बात करते हैं, लेकिन दिल्ली ही नहीं भैया, इसके पैर बहुत दूर तक फैले हुए हैं। बात यह है कि जिस साल जब भी स्टबल बर्निंग शुरू होती है तो पॉलिटिकल मड स्लाइडिंग भी शुरू हो जाती है ना। एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे को गाली देना शुरू कर देती है, ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आप वाले किसी और को गाली दे रहे हैं, वो वाले आपको गाली दे रहे हैं, हर कोई गाली गलौज चल रहा है। दिक्कत ये हुई, ये क्रॉप ड्यूओपोली, देखिए एक होता है मोनोपोली जिसमें एक ही कंपनी का कंट्रोल होता है, एक होता है ड्यूओपोली जिसमें दो कंपनी का कंट्रोल होता है। तो ये ड्यूओपोली की बात कर, क्रॉप ड्यूओपोली, या तो वीट या राइस। एक्चुअली ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ड्यूओपोली, आगे बात करेंगे इसके बारे में। अब हुआ क्या, किसानों को इलेक्ट्रिसिटी पे और फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दी जाने लगी। किसान भर भर के इलेक्ट्रिसिटी का यूज करने लगे, है ना, फर्टिलाइजर्स का यूज करने लगे। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ईज ऑफ द क्रेडिट, किसानों को ट्रैक्टर पे लोन लेना है, थ्रेशर पे लोन लेना है, आसानी से दिया जाने लगा, है ना। लॉज अराउंड वाटर कंजर्वेशन, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है स्टबल बर्निंग के पीछे। हुआ ये कि हरियाणा और पंजाब की सरकार ने कुछ ऐसे कानून बना दिए जिसकी वजह से जो क्रॉप ग्रोइंग सीजन है उसको 15 से 20 दिन एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, पहले क्या होता था, मॉनसून से 10-15 दिन पहले जो है वो राइस लगाई जाती थी, पैडी लगाई जाती थी, और फिर बाद में मॉनसून आता था। अब इसमें क्या होता था, अब क्योंकि आपकी जो पैडी होती है वो तो वाटर इंटेंसिव क्रॉप होती है, उसको पानी देना पड़ता है, इरिगेट करना पड़ता है, ग्राउंड वाटर का यूज करना पड़ता है। सरकार ने, हरियाणा पंजाब की सरकार ने कानून बना दिया कि ये राइस मॉनसून से पहले आप इसको नहीं लगाओगे।
आप मॉनसून के पानी का यूज करोगे, अंडरग्राउंड वाटर का यूज नहीं करोगे। अब बात तो सही है क्योंकि वाटर को कंजर्व करना है, बट इसमें दिक्कत ये होती है कि जब धान की कटाई होती है और अगली फसल तैयार करने के अंदर ज्यादा समय नहीं बचता, तो किसान के पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है, वो उसको बर्न कर देते हैं। ये भी लीड करता है स्टबल बर्निंग की तरफ। ये इसके अंदर चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब बात ये है कि भाई क्या करें, सॉल्यूशन। प्रॉब्लम तो पैडी स्टबल बर्निंग हमारे सामने है ही, सॉल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए सॉल्यूशन सरकार कुछ लेके आई है। एक सॉल्यूशन होता है एक्स सीटू, एक सॉल्यूशन होता है इन सीटू। इन सीटू मतलब ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन। जैसे आप बीमार हो गए, आपके घर पे जाके आपका इलाज किया जाता है, वो आपका इन सीटू सॉल्यूशन है। आप हॉस्पिटल में आके इलाज करवाते हो, एक्स सीटू सॉल्यूशन होता है। तो दोनों तरह का सॉल्यूशन है। जैसे हैप्पी सीडर्स और बायोडिकम्पोजर, ये इन सीटू सॉल्यूशन है, ठीक है। हैप्पी सीडर एक वो मशीन होती है, ठीक है, और बायोडिकम्पोजर आप जो है वो एक केमिकल होता है, वो उस पर छिड़काव करते हो फसल पे और डिकम्पोज हो जाती है। इसके बारे में हम लोग पहले अच्छी खासी बात कर चुके हैं। ये तो हो गया इन सीटू। एक्स सीटू क्या होता है? जो स्टबल होती है आप उसको कलेक्ट करिए, उसको बॉयलर्स में लेके आइए, उसको एज अ फ्यूल यूज कर सकते हो, उससे इथेनॉल प्रोड्यूस कर सकते हो, जिसको बाद में हम लोग अपने ऑयल के अंदर मिक्स कर सकते हैं। इवन थर्मल पावर प्लांट के अंदर जो है आप स्टबल का यूज कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। ये हो गए एक्स सीटू सॉल्यूशंस। उसके अलावा क्या हुआ? आप किसानों को इकोनॉमिक इंसेंटिव दे सकते हो ताकि वो बर्निंग को रिड्यूस करें। किसान डिमांड भी कर रहे हैं, पंजाब में तो 2-2.5 हज़ार रुपए पर एकड़ उनको दिया भी जा रहा है। उसके अलावा इन्होंने ये कहा कि द एंटायर वैल्यू चेन ऑफ एग्रीकल्चर इन द रीजन नीड्स टू बी चेंज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एंटायर वैल्यू चेन। मतलब हम लोग सिर्फ पैडी के ऊपर फोकस ना करें, दूसरी फसलों के ऊपर भी फोकस करें, ठीक है। हम सिर्फ एक प्रॉब्लम को सोल्यूशन ना करें, हम ओवरऑल किसानों की इनकम को बढ़ाने की कोशिश करें रादर देन स्टबल बर्निंग। क्योंकि मंडी सिस्टम, पैडी कल्टीवेशन, स्टबल बर्निंग, वाटर कंजर्वेशन, एमएसपी सिस्टम, क्लाइमेट चेंज, ये सब आपस में इंटररिलेटेड हैं। और जो दूसरी क्रॉप्स हम लोग ग्रो करते थे पहले, अभी हम लोग नहीं करते हैं, वो भी जरूरी है। एंटायर वैल्यू चेन के ऊपर फोकस करिए रादर देन स्टबल बर्निंग। एक इन्होंने ये बहुत बढ़िया बात कही है। और इन्होंने क्या कहा? रिप्लेसिंग इट विद अदर क्रॉप्स, वो तो बार बार बात कर ही रहे हैं, जैसे मेज, कॉटन, पल्सीज, ऑयल सीड, क्योंकि ये एग्रो इकोनॉमिकली सस्टेनेबल सुटेबल भी होते हैं और हाई यील्डिंग भी होते हैं, इनका प्राइस भी अच्छा खासा मिलता है और डिमांड भी इनके ऊपर खूब रहती है। कॉटन की तो हमेशा डिमांड रहती है, पल्सीज की हमेशा डिमांड रहती है, भैया हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं पल्सीज को वगैरह को, तो क्यों ना हम इसको यहाँ पे ग्रो कर लिया जाए। बट दिक्कत यहाँ पे ये है ना, बिकॉज मैं खुद इस एरिया से बिलोंग करता हूँ, मुझे अच्छी से समझ में आ रहा है, 40-50-60 साल हो गए हैं यार किसानों को वही वीट और राइस ग्रो करते हुए। इतना आसान नहीं है किसान के लिए प्रैक्टिस को चेंज करना। तो आपको किसान को कुछ खास इंसेंटिव देने पड़ेंगे, तभी वो अपनी प्रैक्टिस को चेंज करेंगे, ठीक है। आप उनको बेटर प्राइस दीजिए, उनको फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दीजिए, उनको साइंटिफिक जो है एक्सपर्टीज दीजिए, उनको अच्छी अच्छी वैरायटीज लाके दीजिए, उनको इंश्योर करिए कि आपका प्रोडक्ट है वो मार्केट में बिकेगा। मंडी सिस्टम जैसा सिस्टम आप वहां पे भी लेके आइए। और समय लगता है एटीट्यूड को चेंज होने में, ठीक है। पॉलिसी अब लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने की रिक्वायरमेंट है, शॉर्ट टर्म पॉलिसी से यहां पे कुछ होने वाला नहीं है। तो इंटरसेक्शनल पॉलिसी मेकिंग की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसमें आप क्लाइमेट चेंज, बैंकिंग सिस्टम, वो सब आपको इंक्लूड करने की रिक्वायरमेंट है। तो ये है आपके छोटे छोटे सोल्यूशन। आजकल मैं थोड़ा सा टेबल वाली फॉर्म में करने की कोशिश कर रहा हूँ इन एडिटोरियल्स वगैरह को। पहले हम लोग थोड़ा पैराग्राफ फॉर्म में करने की कोशिश किया करते थे। और थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, ये टेबल फॉर्मेट आपको ठीक लगता है या पहले वाला फॉर्मेट हम लोग करते थे वही ठीक आपके लिए? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है टेबल फॉर्मेट में चीजें थोड़ा हम लोग ना ज्यादा ऑब्जेक्टिवली कर सकते हैं। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको जो लगता है। और यहाँ से हम लोग क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टबल बर्निंग, डिस्कस द रीजंस एंड सॉल्यूशंस, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू स्टबल बर्निंग, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, रीजंस आपको बहुत अच्छे से पता है, प्रॉब्लम की शुरुआत कहाँ से हुई, सॉल्यूशन जो है यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिए हैं, ठीक है। बाकी कुछ और सॉल्यूशन हम लोगों ने जो पास्ट में डिस्कस किए हैं वो भी आप मेंशन कर सकते हो। चलिए, ये एडिटोरियल सप्लीमेंट्री एडिटोरियल है क्योंकि इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। देखिए मामला क्या है, मामला ये है कि भैया हिंदूज के अंदर एसटी कैटेगरी होती है, एससी की, सॉरी एसटी नहीं एससी की बात कर रहे हैं, शेड्यूल कास्ट, ठीक है। हिंदूज के अंदर शेड्यूल कास्ट को यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाता है जॉब्स वगैरह में, ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वगैरह में रिजर्वेशन प्रॉपर मिलता है।
बाद में हम लोगों ने क्या किया 1990s में, जो दलित बुद्धिज्म से कन्वर्ट हुए थे, बुद्धिज्म से दलित को कन्वर्ट हुए, जो मतलब जो हिंदू दलित थे वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे, उनको भी रिजर्वेशन दिया गया। 1956 में जो हिंदू दलित अगर वो सिखिज्म में कन्वर्ट होता है उसको भी हम लोगों ने रिजर्वेशन दिया। बेसिकली अभी हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट इन तीनों को ऐसी रिजर्वेशन मिलता है। लेकिन जो दलित, हिंदू दलित अगर वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होता है या इस्लाम में कन्वर्ट होता है, उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है, क्योंकि जैसे हिंदुइज्म के अंदर वर्णा सिस्टम होता है, इस तरह से कुरान और बाइबल के अंदर वर्णा सिस्टम नहीं है। कुरान और बाइबल के हिसाब से ये जो हायरार्की होती है कास्ट बेस्ड, इसको बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। ठीक है, ये है पूरे का पूरा मामला। क्योंकि बुद्धिज्म और सिखिज्म को क्या है, वो हिंदुइज्म का ही ऑफशूट माना जाता है, मतलब सेपरेट रिलीजन है लेकिन उनकी प्रैक्टिसेस बहुत सारी कॉमन होती हैं। तो ये यहाँ पे पूरा रीजन है। आपको ये बताता चलूं कि जो दलित मुस्लिम और दलित जो क्रिश्चियंस हैं उनको ऑलरेडी स्टेट ओबीसी और सेंटर में ओबीसी का दर्जा दिया हुआ है, लेकिन शेड्यूल कास्ट का दर्जा नहीं दिया गया है। तो वो अभी क्या हो रहा है, वहां पे वो लोग शेड्यूल कास्ट की डिमांड कर रहे हैं, ओबीसी की तो उनके पास है ही ऑफ कोर्स। तो ये आर्गुमेंट जो है वो क्या कहते हैं, भैया क्या उनको एससी रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। हम इसके बारे में पहले बहुत बार बात कर चुके हैं। जो लोग कहते हैं कि हाँ उनको दर्जा दिया जाना चाहिए, उनका आर्गुमेंट क्या है? उनका आर्गुमेंट ये है कि भैया जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे दिया जाता है, और वो डिस्क्रिमिनेशन चाहे किसी भी धर्म में हो रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसको रिजर्वेशन दीजिए, उसको आप प्रोटेक्ट कीजिए, पहली बात यह है। दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि जो हाई कास्ट और लो कास्ट, जैसे मान लो अब ये समझ लीजिए हिंदू में जो ब्राह्मण था, अगर हिंदू ब्राह्मण अगर क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गया और हिंदू दलित अगर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया, वहां पे भी जाके डिस्क्रिमिनेशन होता है। जो चर्च होते हैं, चर्च के अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, ऐसा बहुत सारी स्टडीज के अंदर आ चुका है। जो चर्चिज के द्वारा जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किए गए हैं, वहां पे भी उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है जो हायर कास्ट कन्वर्टेड होते हैं। तो क्रिश्चियनिटी के अंदर, मुस्लिम्स के अंदर भी इंडिया में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, खासकर जो कन्वर्ट होते हैं। इतना ही नहीं, जो कन्वर्ट भी नहीं है, मान लो मुस्लिम्स में जो कन्वर्ट भी नहीं है, उनके अंदर इंटर रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। जैसे आप ये जैसे कुरैशी, खान, ठीक है, वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं दूसरे मुस्लिम्स के साथ। मुझे नाम ज्यादा पता नहीं है, बट इस आर्टिकल के अंदर ये चीजें थोड़ी सी मेंशन की गई हैं। तो इनका मतलब ये है कि भैया डिस्क्रिमिनेशन तो फेस होता ही है, मुस्लिम्स के अंदर भी, क्रिश्चियंस के अंदर भी, चाहे वो लेबर मार्केट हो, चाहे वो एजुकेशन हो, वो लोग बेटर परफॉर्म करते हैं, बेटर पोजीशन में होते हैं जो पहले से ही या तो हायर हायरार्की में होते हैं या फिर हायर कास्ट जो कन्वर्ट हुए हैं। वो जो दलित थे वो आज भी वहां पे भी दलित माने जाते हैं। इतना ही नहीं, एक चीज और आपको बताता चलूं। मान लो आपका कोई गांव है, आपके गांव में कुछ दलित पर्सन रहते हैं, अब वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए, तो जो हिंदूज हैं तो क्या वो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन बंद कर देंगे क्या? अचानक से वो दलित में कन्वर्ट, वो क्रिश्चियनिटी में या इस्लाम में कन्वर्ट नहीं करते हैं। हिंदूज आज भी कन्वर्टेड दलित्स के साथ वैसा ही पेश आते हैं जैसे वो पहले पेश आते थे। उनका कहना है कि भैया आपने धर्म चेंज किया है, कास्ट आपकी चेंज नहीं हुई है, इसीलिए रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। दिस इज द आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ रिजर्वेशन। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, मतलब दूसरा स्कूल ऑफ थॉट क्या कहते हैं, इवन दिल्ली के अंदर भी कुछ दिन पहले जो है दलित ऑर्गेनाइजेशंस ने प्रोटेस्ट कर रखा था। वो कहते थे कि नहीं, इनको एससी का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। उनका भी आर्गुमेंट आपको बताऊंगा क्यों ऐसा बोल रहे हैं। पहली बात इन्होंने ये कहा कि जो रिजर्वेशन दिया जाता है, जो ओबीसी रिजर्वेशन दिया जाता है, वो दिया जाता है एजुकेशन बेसिस पे और सोशल बैकवर्डनेस के बेसिस पे, लेकिन जो एससी का दर्जा दिया जाता है वो दिया जाता है अनटचेबिलिटी के बेसिस पे। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के अंदर अनटचेबिलिटी नहीं मानी जाती है, तो इसीलिए उनको रिजर्वेशन एससी का नहीं दिया जाना चाहिए। एक आर्गुमेंट तो ये है। दूसरा आर्गुमेंट ये है कि भैया जो एससी का दर्जा दिया गया है दलित्स को हिंदूज के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, और उससे पहले ब्रिटिशर्स ने भी दिया हुआ था, वो दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ पूना पैक्ट। पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी के बीच में और अंबेडकर जी के बीच में 1932 में, जिसमें गांधी जी ने जो है वो सवर्ण को रिप्रेजेंट किया था और अंबेडकर जी ने जो है वो दलित को रिप्रेजेंट किया था। वो दिया गया था अनटचेबिलिटी के बेसिस पे, हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे। तो अगर आप आज रिलीजन के बेसिस पे देते हो तो ये कहीं ना कहीं पूना पैक्ट का एक वायलेशन है। ठीक है, बिट्रे है ये पूना पैक्ट का।
जो अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में हुआ था। तो ये भी यहाँ पे एक आर्गुमेंट दिया जाता है। दूसरा आर्गुमेंट ये भी दिया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ द रिजर्वेशन टू द एससी इज अनटचेबिलिटी एंड नोट द ओबीसी, जो हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर लिया। एक कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर भैया जो कन्वर्टेड दलित हैं उनको भी अगर आप एससी का दर्जा दोगे तो हो सकता है इंडिया में कन्वर्जन और ज्यादा होने लगे। ऐसे भी यहाँ पे आर्गुमेंट दिए जाते हैं। बाकी एक आर्गुमेंट छोटा सा ये भी है, उनका कहना है कि भैया जो हिंदू से जो इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए उनका मेन मकसद क्या था? उनका मेन मकसद यही था ना कि डिस्क्रिमिनेशन को दूर करना है। लेकिन अगर वहां पे भी डिस्क्रिमिनेशन है देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कन्वर्जन? तो वो तो कन्वर्जन का पॉइंट ही खत्म हो गया। तो इसीलिए जो है उनको एससी का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली डिस्क्रिमिनेशन वहां पे भी है, डिस्क्रिमिनेशन वहां पे भी है। तो ये कुछ कुछ आर्गुमेंट है, बहुत सॉलिड आर्गुमेंट नहीं है दोनों तरफ से। हालांकि रिजर्वेशन वाली तरफ से थोड़े से ज्यादा सॉलिड आर्गुमेंट है, दूसरी तरफ से नहीं है। बट लेट्स सी सरकार यहाँ पे क्या करती है। पैनल हम लोगों ने बना दिया है, और जिन जज साहब को बनाया गया है पैनल, वो भी सीजीआई रहे हैं प्रीवियसली, और वो दलित हैं। तो डेफिनेटली इस पर्सपेक्टिव को थोड़ा अलग अलग नजर से देखेंगे। हमारे लिए काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है फ्यूचर में कि क्या इसका पूरा होने वाला है। आप कमेंट सेक्शन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताएं, आपको क्या लगता है कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए यही था दोस्तों आज के लिए। कुछ एडिशनल आर्टिकल है, मन करे तो पढ़ लेना, अदरवाइज बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।